कंसिडरेशंस हैं, उनके लिए ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर हम अब पूरी दुनिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि जी ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है। तो वी लुक, आई थिंक वी शुड लुक इनवर्ड्स। डेमोक्रेसी को नहीं मानते वो, तो जो है पाकिस्तान का जो नजरिया है उसी को यूज करते हैं अगेंस्ट द स्टेट कि जी आपने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बनाया था, तो अब आप इस्लाम नाफिज क्यों नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ एक ये भी एक बहुत ही पॉपुलर चीज है कि अफगान तालिबान बहुत अच्छे हैं, ये जो पाकिस्तानी तालिबान हैं ये खराब हैं। तो ऐसे हमारे लोगों में नहीं है। तो जरा सा भी इख्तलाफ हो तो उसको वो दुश्मनी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये आपने कोई गद्दारी कर दी, कोई ट्रीजन कमिट कर लिया। तो इस तरह के मसाइल की वजह से लोग फिर या तो खामोश रहते हैं या लोगों को खुश करने के लिए गलत बातें भी कर देते हैं। पिछले 25-30 साल में कितनी तरक्की की है, तो वो भी यही कहते हैं जी कि गुर्बत में इंडिया और पाकिस्तान बराबर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट शकील चौधरी साहब, जो कि अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बहुत अच्छी एनालिसिस के साथ वीडियोस बनाते हैं, जिसको मैं फॉलो भी करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से चौधरी साहब। नमस्कार जी। थैंक यू वेरी मच अंबर, हाउ आर यू? आई एम डूइंग वेल, थैंक यू सो मच जी। सर, मैं आज आपके साथ एक खास मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि भारत में अभी पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट अगर हम बात करें तो काफी समय से एक ऐसा माहौल है, भारत तेजी से तरक्की कर रहा है। अभी रिसेंटली चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हुआ, साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क भारत बना और एक ऐतिहासिक पूरा एक दिन रहा पूरे भारत के लिए। उसको सेलिब्रेट भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी इनफैक्ट मुबारकबाद आई। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग चंद्रयान-3 मिशन के सक्सेसफुल लैंडिंग पर शक भी जता रहे हैं और कहते हैं कि वो तो एक वीडियो गेम में से निकाल के कुछ ग्राफिक्स, इमेजेस और वीडियोस प्रेजेंट की गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बिजली को लेकर, महंगाई को लेकर लोग सड़कों पर पहली बार उतरे हैं। मैं कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करने वाली हूँ, लेकिन सवाल यही है कि पाकिस्तान में जो अभी हालात हैं, जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ तक कि बिजली का बिल भरने के लिए लोगों को जेवरात और बेचना पड़ रहा है, ऐसे में आप कुछ लोग ये कहते हैं, एक्सपर्ट्स का दावा है कि अभी जो पाकिस्तान में ये शुरुआत हुई है, आवाम पहली बार सड़कों पर उतर आई है, तो ये एक हम पैराडाइम शिफ्ट की तरफ एक उम्मीद कर सकते हैं। क्या कोई रिवॉल्यूशन पाकिस्तान में होते हुए देख सकते हैं कि आवाम जाग गई है, अपने हुकूक को लेकर उनके अंदर बेदारी आ रही है? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और मेरे एक दोस्त हैं, इंडियन है, वो न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो वो भी पाकिस्तान को काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं। तो वो कई दफ़ा मुझसे ये कहते थे कि पाकिस्तान के लोग हमेशा रिलीजियस इशू पे एजिटेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, वो जो अपने डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं उस पर प्रोटेस्ट नहीं करते। तो अब शायद पाकिस्तान के अवाम ने उनको गलत साबित कर दिया है, और ये वाकई पहली दफ़ा है कि इतने बड़े पैमाने पे बिजली की जो महंगाई है उस पे इतने दिनों से एहतजाज हो रहा है, एंड इट इज़ हैपनिंग एवरी डे। और फैसलाबाद में जो थर्ड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, जिसका पहले नाम लाइलपुर होता था, वहाँ पे एक मजदूर ने, एक यंग वर्कर ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। उसका 38,000 का बिल आया था और वो 2 बच्चों का बाप था। और उसकी माँ ने बताया कि ऑलरेडी उसने लोगों के पैसे देने थे और वो इतना डेस्परेट हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। और जहाँ तक चंद्रयान की बात है तो उस पर वाकई बहुत सारे लोग जो हैं पाकिस्तान में वो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं। एक पैराडाइम शिफ्ट मेरे ख्याल में किसी हद तक आया है कि क्या वजह है कि हम अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स की तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं हैं और हमारा हमसाया मुल्क जो है वो चांद तक पहुंच गया है। तो ज़ैद हामिद का आपने क्लिप देखा होगा, फॉर्मर, तो ही रियली मेड अ फूल ऑफ हिमसेल्फ। देयर आर सो मेनी पीपल इन पाकिस्तान हु आर क्रिटिसाइजिंग हिम। उसने ये कहा था, आपके इल्म में होगा,
कि ये इंडिया जो है ना बिल्कुल चांद पे नहीं गया, ये एक स्टंट है, हिलेरियस स्टंट कहा उन्होंने। जी। तो बासत तो उन्होंने फिर ये भी कहा कि जी इंडिया में 80 करोड़ लोग जो हैं वो बगैर टॉयलेट के हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो काफी डेटेड है, उनको अपडेट करनी चाहिए इंफॉर्मेशन। वैसे वो बहुत कमेंट बिल्कुल। करते हैं इंडिया पे, शायद पाकिस्तान में उनसे ज्यादा कोई कमेंट नहीं करता और वो समझते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं इंडिया पे। और उस इसी सिलसिले में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत वेल मीनिंग लोग भी, वो भी नहीं जानते कि इंडिया ने पिछले 25-30 साल में कितनी तरक्की की है। तो वो जी। भी यही कहते हैं जी कि गुर्बत में इंडिया और पाकिस्तान बराबर हैं। तो उनके इल्म में नहीं है कि यूएन यूएन के फिगर्स हैं कि पिछले रिसेंटली सर 15 साल अभी में जी, पिछले 15 साल में 415 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी से निकाला गया, यानी 41 जी, करोड़ 50 लाख। तो दैट इज अ प्रीटी इंप्रेसिव अचीवमेंट। उसमें पाकिस्तान के लोग जो है ना वो चाइना की मिसाल देते हैं, हमारे बहुत से पेट्रियाटिक दोस्त हैं, वो चाइना की जो अचीवमेंट्स है ना वो ऐसे बयान करते हैं जैसे ये पाकिस्तान की अचीवमेंट्स हैं। तो वो बड़े जी। फख्र से कहते हैं कि इंडिया ने चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। तो ये उनके इल्म में नहीं होता कि इंडिया ने चाइना का जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जिसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली एब्सोल्युटली। नहीं है, एक रेजिमेंटेड सिस्टम है। उसमें अगर उन्होंने 80 करोड़ को निकाला है तो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स के साथ जिस मुल्क ने ये अचीव किया है उसका वो जिक्र तक नहीं करते। तो शायद वो पता नहीं नजरिया पाकिस्तान की समझते हैं कि उससे निगेशन हो जाती है। तो इस तरह का हमारे यहाँ हैं, कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हैं। लेकिन सर अगर टॉयलेट उन्होंने टॉयलेट्स की भी बात की, उन्होंने कहा कि भारत में 80 करोड़ लोग के पास टॉयलेट्स नहीं है, जबकि सच ये है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिसकी शुरुआत की उसमें अगर हम देखें तो लगभग अभी रिसेंटली 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स जो गांव-गांव, घर-घर जहां पर जिनको एक्सेस नहीं था, उनके वहां तक पहुंचा है। प्लस भारत में 95% से भी ज्यादा लोगों के पास एक्सेस है टॉयलेट को लेकर। तो हम्म। ये कौन-सी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है? मुझे लगता है कि नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि उनको सही फिगर्स और भारत पिछले 1 दशक में कितना बदला है, ये जानबूझकर इस तरह की बातें करते हैं या सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते? चाहे चंद्रयान की बात हो जो बिलो पॉवर्टी लाइन से अभी लोग ऊपर गए हैं उन वो यूएन का डेटा हो, बहुत सारी चीजें जो भारत तरक्की कर रहा है, इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? या फिर एज इंस्पिरेशन जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उसको आप अपने युवाओं को अपनी सरकार के आगे सवाल रख सकते थे या इंस्पिरेशन के लिए कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए किस तरह की सक्सेस भारत हासिल कर रहा है। तो एक वो मेरा ख्याल है फेक कि नैरेटिव पैदा किया जाता है। जी, आई आई थिंक ही इज प्लेइंग टू द गैलरी। इतना नहीं हो सकता कि उनको बिल्कुल ही पता ना हो। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, अंग्रेजी पढ़ लिख सकते हैं और वो इंडिया को वॉच भी करते हैं। तो वो मेरा ख्याल है वही बात है कि उनकी एक कंस्टिट्यूंसी है, उस कंस्टिट्यूंसी को उन्होंने खुश रखना होता है। मसलन एक दफा मैंने जंग अखबार के एक सीनियर जो हैं ग्रुप एडिटर उनको लिखा कि आपके एक कॉलमनिस्ट ने लिखा है कि आफिया सिद्दीकी एक हुँ। पाकिस्तानी है जिन पे अमेरिका में ट्रायल हुआ था टेररिज्म की असिस्टेंस जी, करने जी, पे। जी। तो एब्सोल्युटली। उनको बड़ी लंबी सजा मिली थी, शायद हुँ। 75 इयर्स या जी, 80 जी। इयर्स। तो अजीम सरवर एक हमारे एक ब्रॉडकास्टर थे, सीनियर ब्रॉडकास्टर, उन्होंने लिखा जंग में कि ये ट्रायल जो है ना न्यूयॉर्क में इसलिए चलाया गया कि वहाँ यहूदियों की अक्सरियत है और यहूदी इस वजह से इसको जू यॉर्क भी कहा जाता है। तो मैंने उनके एडिटर से राब्ता किया, मैंने कहा सर ये तो 2-3 मिनट में अगर आप रिसर्च कर लें तो आपको पता चल जाता है कि न्यूयॉर्क में यहूदियों की अक्सरियत नहीं है, दे आर ओनली अबाउट 20%। तो आपने ये चीज छाप दी। कहते हैं हाँ बात आपकी दुरुस्त है, असल में ना हमारी एक कंस्टिट्यूंसी है जो ये बातें सुनना चाहती है, तो हम इसलिए इस तरह की चीजें पब्लिश कर देते हैं। तो ये जो चीज है ना इसने बहुत नुकसान पहुंचाया मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको। तो 71 में भी हमारे मीडिया ने इसी तरह की रिपोर्टिंग की थी कि हम फतह याब हो रहे हैं और किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया उस मिलिट्री एक्शन को। फिर बाद में हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे अब्दुल कादिर हसन, वो कहा भी करते थे कि अगर हम उस वक्त क्रिटिसाइज करते तो शायद मुल्क जो है वो टूटने से बच जाता। तो इस तरह के हमारे यहाँ एटीट्यूड्स हैं अनफॉर्चुनेटली।
और फिर एक टॉलरेंस का भी मसला है, शायद डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव को सुनने का हौसला हमारे लोगों में नहीं है। तो जरा सा भी इख्तलाफ हो तो उसको वो दुश्मनी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये आपने कोई गद्दारी कर दी, कोई ट्रीजन कमिट कर लिया। तो इस तरह के मसाइल की वजह से लोग फिर या तो खामोश रहते हैं या लोगों को खुश करने के लिए गलत बातें भी कर देते हैं। लेकिन ऑन जी, द होल सोसाइटी के लिए ये चीज बहुत हार्मफुल है। एब्सोल्युटली। खुद तो वो एक मॉडर्न लाइफ लीड कर रहे हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस टू गुड लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है, सब कुछ है। लेकिन ये सारे नैरेटिव या इस तरह की सोच को आगे बढ़ाकर आवाम के साथ तो गद्दारी या उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसी सोच में फंसा कर रखना चाहते हैं फॉर देयर ओन गुड। इसका जी फायदा उन्हीं को मिल रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल सही। अभी जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, जो हम पैराडिम शिफ्ट की बात कर रहे थे, जिस तरह से आपने कहा कि आवाम पहली बार हमने देखा है कि इस तरह के एहतजाज पाकिस्तान में करती हुई नज़र आ रही है। क्या जो हम आने वाले इलेक्शंस की भी उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान में, होंगे नहीं होंगे वो आने वाला वक़्त बताएगा कब होंगे। क्या आने वाले चुनाव में जो आवाम की महँगाई और जो आवाम के मुद्दे हैं, उनका असर इलेक्शंस पे नज़र आएगा? जी बिल्कुल, अगर इलेक्शंस होते हैं तो डेफिनेटली ये असर नजर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो लेकिन ये सवाल है कि इलेक्शंस होंगे कब, क्योंकि जो जो सुनने में आता है कि इलेक्शंस आर नॉट रियली सर्टेन टू हैपन हुँ। वेरी सून। तो अब देखें आगे क्या क्या बनता है। जी। शकील साहब, अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान में कई सारे ऐसे आज़ादी के जो मोमेंट है, नेशनल मोमेंट है, चाहे हम पश्तून की बात करें, सिंधियों की बात करें, बलोच की बात करें। इनफैक्ट बलोच तो कराची में अपने जो उनके गुमशुदा लोग हैं, उनकी को लेकर भी मार्च कर रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर भी इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। इस सब का पाकिस्तान में जो अभी इंस्टेबिलिटी फिलहाल क्रिएटेड है, कितना असर पड़ रहा है? क्या ये सारी चीज़ें असर करेंगी चुनाव में, या फिर जिस तरह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में या पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जो कुछ एनालिस्ट दावा करते हैं, इस पे क्या कहते हैं आप? उसमें पंजाब की हद तक तो शायद इन चीज़ों का कोई ख़ास असर नहीं होगा, हुँ, क्योंकि पंजाब में कम ही इस तरह की खबरें आती हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या बाकी मुल्क के हिस्सों में। तो यहाँ पे तो बड़ा फैक्टर जो है ना वो मेरे ख्याल में महंगाई का है, ये प्राइस हाइक जो है, ख़ास तौर पे हुँ, बिजली का जो है। और उस पे जो है गवर्नमेंट टोटली हेल्पलेस नज़र आती है कि वो आईएमएफ की मर्ज़ी के बगैर कोई रिलीफ नहीं दे सकते। तो अब यही खबरें हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन तक इजलास बुलाया कि किस तरह से लोगों को रिलीफ दी जा सकती है। तो फिर उनको बताया गया कि भई आईएमएफ से जो है हमने जो मुआहिदा किया है, उसमें एक शर्त ये है कि हम इस तरह की रिलीफ नहीं देंगे। तो अब वो आईएमएफ से राब्ता कर रहे हैं कि क्या क्या रिलीफ हम दे सकते हैं। अब उसमें मसला ये है ना कि हम बिजली की चोरी भी कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है, और इतने साल से ये इशू है। तो जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, जो टैक्स पेइंग सिटीजन्स हैं, जो बिल देते हैं, उनको उन लोगों का बिल भी देना पड़ता है जो चोरी करते हैं बिजली। तो फिर बहुत सारे जो सरकारी मुलाजमीन है, ख़ास तौर पे जो बिजली का महकमा है, उसके लोगों को बिजली फ्री दी जाती है। उस पर बहुत रिजेंटमेंट है कि वो लोग बिला बगैर किसी एहतियात के बिजली इस्तेमाल करते हैं, चूंकि वो फ्री है। उसके बजाय अगर आप उनको मॉनेटरी कोई इंसेंटिव दे दें, 4,000 रुपया, 5,000 रुपया, मे बी ज़्यादा मंथली दे दें, तो उनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा कि हमने बिजली कम खर्च करनी है। तो इस तरह के लल्ले तलल्ले हैं जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है ना वो बद से बदतर हो रहा है। जी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले काफ़ी वक़्त से जो टीटीपी है, तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या सरकार कहें, उनके ऊपर काफ़ी हावी आ जा रहा है, और कई जगह पर अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ टीटीपी का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है या फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम पर नहीं चला, और वो इस्लामी निज़ाम पाकिस्तान में लेके आना चाहते हैं। क्या जो तालिबान कहता है कि क्योंकि इस्लामी निज़ाम पर नहीं चले, ना तो जमहूरियत है, ना इस्लामी निज़ाम है, क्या इसकी वजह से पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा जो क्राइसिस है, वो इसीलिए है, या और भी कुछ वजह हो जी, सकती हैं? जो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है वो तो काफ़ी गहरा है पाकिस्तान में। अब हुँ, आइडियोलॉजी के नाम पे बेशुमार स्कूल्स ऑफ थॉट पाए जाते हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी का मतलब है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, इस्लाम का निज़ाम होना चाहिए, और डेमोक्रेसी जो है ना ये तो कुफ्र का निज़ाम है। सो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वैसे कहते हैं जी पाकिस्तान इज़ दी ओनली इस्लामिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, लेकिन कन्फ्यूजन इतना है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो अब तालिबान जो हैं वो तो डेमोक्रेसी को नहीं मानते, वो तो जो है पाकिस्तान का जो नजरिया है उसी को यूज करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, कि जी आपने इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बनाया था, तो अब आप इस्लाम नाफिज क्यों नहीं कर रहे। और हमारे यहाँ एक ये भी एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ है कि अफगान तालिबान बहुत अच्छे हैं, ये जो पाकिस्तानी तालिबान हैं ये ख़राब हैं। तो ऐसे दोस्तों से मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर ये वाकई सही है बात, तो फिर अफगान तालिबान जो हैं वो ओपनली कंडेम क्यों नहीं करते पाकिस्तानी तालिबान को, क्यों नहीं वो कहते कि भी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाकिस्तानी तालिबान तो वजूद में ही इसलिए आए थे कि दे वांटेड टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द अफगान तालिबान, और वो जो अफगान लीडर होता है तालिबान का जी, उसको वो भी बैत करते हैं, वो उसको अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो हम जो है अपने आप को एक डिलूजन में हमने रखा हुआ है कि जी पाकिस्तानी तालिबान ख़राब हैं, ये बहुत बुरे हैं, और ये इंडिया के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये इसराइल के एजेंट हैं, और जो अफ़गान तालिबान है ना वो हीरोज़ हैं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये भी हमें बहुत नुकसान पहुंचा रहा है गुलामी कि की वरना जंजीरें तोड़ने के बाद सबसे पहले उनके साथ जो रिश्ते की जंजीर थी वो तोड़ डाली। हाँ, तो बहरहाल अजीब अजीब कन्फ्यूजन है, इसलिए कि इन हम्म, इश्यूज पे अनफॉर्चुनेटली कोई ओपन डिबेट नहीं होती, इतनी कोई डिस्कशन नहीं होती। तो जी। अब एक दफ़ा जो है काफ़ी साल पहले की बात है कि डेरा गाजी खान में एक मज़ार है सखी सरवर का, वहाँ पे दो नौजवानों ने खुद को हमला किया, और जमात इस्लामी के 3 टॉप के जो लीडर्स थे उस वक्त, उनका फौरन बयान आया कि ये अमेरिका ने करवाया है हमला ना। बाद में वो जो एक खुदकुश हमला आवर था, जो सुसाइड बॉम्बर था, वो जख्मी हुआ, एक तो मारा गया, दूसरा जो है वो जख्मी हुआ। जब उसको होश आया तो सारी उसने स्टोरी बताई कि मैं 9th क्लास में पढ़ता था, तो एक मौलवी साहब आते थे, मुझे वो जो है चेज करते थे, और मुझे जो है ना इस रास्ते पे उन्होंने लगाया, और मुझे कहते हैं देखो यहाँ दुनिया में कितने प्रॉब्लम्स हैं, तुम छोड़ो इस दुनिया को और हमारे साथ आ जाओ। तो वो वजीरिस्तान चला गया, उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और उसको फिर लॉन्च कर दिया। लेकिन जमात इस्लामी वाले ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, इसलिए कि कोई फैक्ट चेकिंग नहीं करता, कोई मीडिया वाला उनसे पूछेगा नहीं कि भाई वेयर इज योर एविडेंस फॉर दिस। तो चूंकि एक एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट पाया जाता है पाकिस्तान में, तो उससे फायदा उठाते हैं वो। एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया। एंटी फायदा जब इंडिया अमेरिका से लेना हो, जी, फायदा एंटी जब अमेरिका से लेना होता है तब अमेरिका की गोदी में बैठ जाते हैं, अदरवाइज अमेरिका पे इल्जाम तो भी लग जाता है। ये हमारे यहाँ डिबेट चलती रहती है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम विच सेंटीमेंट इज डोमिनेटिंग, इज इट एंटी अमेरिकनिज्म और इज इट एंटी इंडियनिज्म। तो वो चलता रहता है। तो कभी एंटी जी। अमेरिकनिज्म हावी हो जाता है, और कभी जो है दूसरे वाला हावी हो जाता है। सर अभी पिछले दिनों हमने ईमान मज़ारी का एक वीडियो देखा था जिसमें वो एक प्रोटेस्ट और रैली करती नज़र आई थी जहाँ पर नारेबाज़ी हो रही थी जिस दहशतगर्दी को लेकर, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हम्म, उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी भी हुई और इनफैक्ट 2 बार हो गई, एक बार उनको बेल मिली, फिर से गिरफ्तारी हो गई। और वो लोग जिन्होंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर किया था, उन तक के खिलाफ मुकदमा दायर हो गया है। आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक गलत है, अगर कुछ कोई एक्सप्रेस कर रहा है, रैली कर रहा है और इसको आप किस तरह से देखते हैं ओवरऑल? सेडिशन जी, चार्जेस कल लगाए जा रहे हैं लोगों के ऊपर। कल कल मेरे एक दोस्त हैं, बहुत मुश्किल हो गए हैं हालात। पहले वो हमेशा ऑप्टिमिज्म की बात करते थे, तो वो काफ़ी डिसहार्टेंड थे इस बारे में कि वो 300-400 लोग जिन्होंने वो शेयर की वो ट्वीट, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। तो बात ये है कि अब ईमान मज़ारी जो हैं वो तो कोई बलोच डिसिडेंट नहीं है या पश्तून डिसिडेंट नहीं है, उनकी हुँ, वालदा तो बहुत ही स्टांच पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं। जी। तो इनको अगर आप इनको रीजनेबल तरीके से इंगेज करें, उनके साथ बातचीत करें, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला इतना कोई पेचीदा नहीं है। जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जो पश्तून लोग हैं उनके साथ, अली वजीर वगैरह,
तो वो तो एमएनए भी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, तो व्हाई कांट यू टॉक टू देम, व्हाई कांट यू एंगेज विद देम? तो बस वो है कि वी आर यूजिंग अ स्लेज हैमर टू किल अ फ्लाई। तो वो क्या कहते हैं ना कि गुड़ से जो मरे तो जहर क्यों दूं? तो भाई उनके साथ प्यार मोहब्बत से अगर मामला करो, उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, उसको एड्रेस करो। तो क्या क्या मसला है? व्हाई कांट यू एड्रेस देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस? ये सर आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और मैं ये सवाल बहुत अक्सर करती हूँ। हम बलोचों की बात करते हैं, सिंधियों की बात करते हैं या कश्मीरी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सबके मसले पाकिस्तान को लेकर हैं, सबकी शिकायतें हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन से, एस्टेब्लिशमेंट से। किसी के भी मसलों को एड्रेस नहीं किया जाता एक रैशनैलिटी के साथ या समझदारी के साथ कि हमें इनको सुनकर इसका उसको रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद लोग सड़कों पर उतरते हैं या अपने हक की मांग करते हैं, तो उनको कहते हैं कि ये बिके हुए हैं, इनको इंडिया ने खरीद लिया, इनको अमेरिका ने खरीद लिया। मसला खुद आपने हल नहीं करना, इल्जाम लगाएंगे अड़ोसी पड़ोसी पे, दुनिया भर पे। ये एटीट्यूड जी कब तक चलेगा? इस हाल में पाकिस्तान पहुंच गया है। जी, मैंने कई दफा ये वाकया डिस्क्राइब किया है कि प्राइम मिनिस्टर जमाली जो थे, जफरुल्लाह जमाली, जब ये अकबर बुख्ती वाला इशू पैदा हो रहा था, तो उन्होंने खुद, मैंने उनसे ये सुना वाकया, तो वो कहने लगे कि मैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के पास गया और मैंने उनसे कहा कि आप 1 मिनट के लिए अगर फोन कर देना बुख्ती साहब को, अकबर बुख्ती को, तो आई एश्योर यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। तो मुशर्रफ ने कहा कि उससे कहो कि वो मुझे फोन करे। तो उस पे जमाली साहब ने कहा, सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो कभी कॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको कॉल करेंगे, उसकी खैर खैरियत मालूम कर लेंगे, तो ही विल बी अमीनेबल, तो वो हम उसको फिर इस्लामाबाद बुला लेंगे और मसला हल हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक अ सिंपल फोन कॉल। तो ये आप अंदाजा इतना लगा नहीं। लीजिए कि हमारी जो रूलिंग एलीट है, उनकी क्या कंसिडरेशंस हैं। उनके लिए ईगो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर हम अब पूरी दुनिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि जी ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये इसराइल की साजिश है। तो वी लुक, आई थिंक वी शुड लुक इनवर्ड्स, ताकि जो जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों की। फिर आपको पता है कि कुछ पॉलिटिशियंस ने एफर्ट्स भी की थी बलोच जो नाराज लोग हैं उनको मनाने की, लेकिन फिर उनको भी पीछे हटना पड़ा कि उनकी नहीं चलती थी, कोई उनकी बात सुनता नहीं था। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी। लेकिन एक सवाल आपसे शकील साहब, के पाकिस्तान में इतनी सारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जगह जगह नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं अलग अलग उसमें पूरे। किस तरह का हल आप देखते हैं? एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के सामने, चाहे कोई इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए, चाहे अगली इलेक्ट होके कोई गवर्नमेंट आ जाए, ये चैलेंजेस बने हुए हैं। किस तरह से हल हो सकता है ये पूरा मसला? मेरा ख्याल है कि पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। पैराडाइम शिफ्ट के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। हमें तमाम अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। जो हमारे इंटरनल जो नाराज लोग हैं, उनकी जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, उनके साथ बैठना चाहिए, पॉलिटिकल हल जो है वो ढूंढना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ नहीं आते, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। अफगान तालिबान से बात करें कि भाई हमने आपको इतना सपोर्ट किया और अब आपके जो हैं ये आइडियोलॉजिकल ब्रदरन ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हल निकल निकल सकता है और हमारी इकोनॉमी को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और उसके बगैर हम इस क्राइसिस से नहीं निकल सकेंगे। तो अगर हम सब हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तो मेरा ख्याल है कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बड़ी हद तक हल हो जाएंगे। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं उनको हमें रीसेट करना होगा, उसके बाद ही हम जो है वो बेहतर सूरत हाल में आ सकेंगे। बिल्कुल। और अगर एक शुरुआत आज होती है तो शायद अगले एक कई दशक गुज़र जाएँ एक बेहतर हालात और बेहतर स्थिति में आने के लिए। लेकिन शुरुआत बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी बिल्कुल। शुरुआत हो सके उतना बेहतर है। शकील साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में जुड़े और आपने हमारे साथ बात की। आपका एक बार फिर से शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much for taking our time and joining our show.